गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए हम यहाँ पे आपके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6, जो एनसीईआरटी का चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, उसका लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में। स्प्रिंग का नाम सुनते ही थोड़ी सी टेंशन होती है हमारे दिमाग में, हमें लगता है कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज मैं ये कोशिश करूँगा कि आपकी इस टेंशन को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, आप स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स 2020। मैं प्रमोद कुमार आज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ स्प्रिंग फोर्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा। तो स्प्रिंग पे जब कोई भी फोर्स ना लगा हुआ हो, स्प्रिंग पे जब कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ हो, तो उस लेंथ को, उस कंडीशन को हम कहेंगे कि स्प्रिंग अपने नेचुरल कंडीशन में है। ठीक है, तो फर्स्ट केस ये हो सकता है, स्प्रिंग को अगर हम इस तरीके से समझें, हमने कहा कि ये हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, हमने कहा ये स्प्रिंग है। ठीक है, इसे आपने कनेक्ट कर रखा है किसी भी रिजिड वॉल से। आपने कहा इसकी जो लेंथ है L। ठीक है, ये L हमारा क्या है, इसका नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L है। ठीक है, अब स्प्रिंग के साथ क्या हो सकता है, या तो हम स्प्रिंग को खींच के लंबा कर सकते हैं, या फिर फोर्स लगा के इसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने एक स्प्रिंग के नीचे एक मास कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मास कनेक्ट किया तो तुमने देखा कि जैसे ही मास आपने कनेक्ट किया, थोड़ी देर के बाद स्प्रिंग x इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, ये इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई x से। ठीक है, x से इंक्रीज हो गई। तो ये जो कंडीशन हो गया स्प्रिंग का, ये हो गया इलोंगेशन का कंडीशन। ठीक है, ये जो कंडीशन हो गया हमारा इलोंगेशन का कंडीशन हो गया कि आपने स्प्रिंग को इलोंगेट किया है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि स्प्रिंग पे यहाँ पे कुछ फोर्स लगा दे नीचे से। हमने कहा ठीक है, एक फोर्स लगा के देखते हैं क्या होता है। आपने स्प्रिंग पे एक फोर्स लगा रखा है नीचे से, मान लो F फोर्स लगा रखा है, तो इसकी जो नेचुरल कंडीशन थी वहाँ से ये x ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो गया, ऊपर की तरफ x डिस्प्लेस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया है। तो इसकी नेचुरल लेंथ जो थी हमारी, जो नेचुरल पोजीशन है, उससे ये चेंज हो गया है ना, तो ये जो केस हो गया वो हमारा हो गया कंप्रेशन का, कि आपने स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर दिया। अब देखिए, ये तो 3 कंडीशन हो गए, नेचुरल कंडीशन हो गया, इलोंगेशन का हो गया और कंप्रेशन का हो गया। अब यहाँ पे बात आती है स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स को हम किस तरीके से यहाँ पे समझेंगे। तुम जब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तुमने जब यहाँ पे किसी मास m को यहाँ से इस वाले स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और तुमने कहा कि ये इतना इलोंगेट हो गया, ठीक है। अब इलोंगेट हुआ इस मास के कारण से यहाँ पे, क्योंकि जब तुमने मास यहाँ पे कनेक्ट किया, मास कनेक्ट किया तो यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो यानी कि इस मास के कारण इस स्प्रिंग में थोड़ी सी इलोंगेशन है ना। ऐसा नहीं कि आप स्प्रिंग में ये मास को मतलब लगाकर और छोड़ दिए। ये क्या है कि स्लो प्रोसेस, ये यहाँ से आपने इसको लगाया और धीरे धीरे इस पोजीशन पे यहाँ पे आया। ये जब इस पोजीशन पे आया तो तुमने कहा कि इसका जो मैक्सिमम इलोंगेशन है वो x है हमारा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। तो जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया, उस समय वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इस फोर्स के कारण इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। ठीक है, अभी जब ये इलोंगेशन होगा तो स्प्रिंग भी अपने नेचुरल पोजीशन में रहना चाहेगा, लेकिन इस मास के कारण ये नीचे भी आ रहा है, तो ऊपर भी स्प्रिंग एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, जिसे हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स। इसको और अच्छे से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, वहां पे इसे समझने की कोशिश करते हैं कि स्प्रिंग फोर्स को आप किस तरीके से बेटर समझ सकते हो।
चलिए, हमने एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे स्प्रिंग ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे स्प्रिंग ले लिया, ठीक है। ये इसकी नेचुरल कंडीशन है, ये स्प्रिंग की नेचुरल कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया है। तुमने कहा कि ठीक है, ब्लॉक का मास m ले लिया, ठीक है। अब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड मान लो f है, ठीक है, और अगले बार इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसका भी मैग्नीट्यूड f मान लेते हैं। मानने में क्या है, कुछ भी आप मान सकते हो, f1 f2 f2। हमने कहा कि चलो दोनों डायरेक्शन में f है ना, मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का f है, ठीक है। अब देखो, जब तुमने यहाँ पे ये फोर्स लगाया, हम ये फोर्स लेकर चलते हैं कि हमने कहा कि ये फोर्स जब अप्लाई किया तुमने मास पे, तो ये इसे इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा, तो इसकी जो पोजीशन है कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर की ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ और नज़दीक 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 आके ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो स्प्रिंग थोड़ा मैंने डिस्टेंस दिया है, दोनों के बीच में गैप दिया है, यहाँ पे गैप कम हो गया। गैप क्यों कम हो गया, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है हमारा। कंप्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रखा है जिसका मैग्नीट्यूड f है, ठीक है। चलो, तुमने कहा ठीक है, तो यानी कि यहाँ इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज हो गई, जिसे आप कहते हो x, ठीक है। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, सेकंड केस में हमने क्या कहा कि हमने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के सिर्फ खींच रहे हो, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, या इलोंगेट होगा भी, मतलब इसकी लेंथ जो नेचुरल लेंथ है उससे इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि स्प्रिंग का कुछ पोजीशन ऐसा हो जाएगा, हमने कहा ये पोजीशन हो गई स्प्रिंग की हमारी, और यहाँ से यहाँ तक इलोंगेशन जो हो गया इसे भी मान लो कि x है, ठीक है। ये ड्यू टू द कंप्रेशन, इसे आप कह सकते हो कंप्रेशन के कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस्ड है, और इसमें इलोंगेशन हुआ है, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आपने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की बात आती है। जैसे कि मैंने अभी इसके पहले बताया कि स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा था, स्प्रिंग फोर्स एक्ट हो रहा था स्प्रिंग पे, ठीक है। क्यों एक्ट हो रहा था, जब वहाँ पे आपने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, जब आपने मास m कनेक्ट किया था स्प्रिंग से, तो उसके कारण वेट ड्यू टू ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कोई भी मैग्नीट्यूड का फोर्स f मान लिया हमने, मैग्नीट्यूड का फोर्स लिया और वो अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे चाहे तो बॉडी इलोंगेट होगी, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो बॉडी ये स्प्रिंग जो है हमारी कंप्रेस होगी। इस डायरेक्शन में लगाते हो तो हमारी स्प्रिंग जो है इलोंगेट हो रही है, और इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है तो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। आपने कहा ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं, पहले कंप्रेशन का केस लेते हैं, ठीक है ना, पहले ये केस लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब तुमने स्प्रिंग पे ये फोर्स F इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी, स्प्रिंग का नेचर क्या होगा, स्प्रिंग चाहेगा कि इसे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, नेचुरल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो उस नेचुरल पोजीशन में लाने के लिए ये जो है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। यहाँ पे आप देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, आपने एक फोर्स लगाया F मैग्नीट्यूड का, और स्प्रिंग जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। मैंने कहा Fs स्प्रिंग फोर्स, ये दिस इज स्प्रिंग फोर्स को हम डिनोट करेंगे Fs से। तुमने कहा ठीक है सर, तो ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये स्प्रिंग फोर्स, ए फोर्स तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है, और हमारा जो कंप्रेस्ड हो रहा है स्प्रिंग, वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है एक्स से। लेकिन स्प्रिंग फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन जो है अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट है। तभी हम कहते हैं कि जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो -kx, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है स्प्रिंग फोर्स का। ये हमने कंप्रेशन का केस लिया। अब इसको हम इलोंगेशन में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें भी -kx आएगा या फिर कुछ दूसरा आएगा। देखो क्या हो रहा है, तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया F, ठीक है, इसे मिटाता हूँ मैं। तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया F,
ठीक है। अब क्या, स्प्रिंग जो है अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग जो है अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। ये पोजीशन कौन सा है, इसका नेचुरल पोजीशन है, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आने के लिए स्प्रिंग इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसे आप कहते हो स्प्रिंग फोर्स। अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो हमारा फोर्स, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है और स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये है। स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये है। अब यहाँ पे देखो, नेचुरल पोजीशन से ये x डिस्प्लेस हुआ है। नेचुरल पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट जो है x है और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन जो है इसके अपोजिट है। तो यहाँ पर भी स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि सर के क्या है, के नया टर्म आ गया। के हमारा क्या है, के जो है वो है हमारा, के है उसे हम कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इसे हम कहेंगे। अब स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग से आप क्या समझते हैं, देखिए जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। उसे खींचने के लिए या उसको दबाने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर के की वैल्यू जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा फोर्स लगाना होगा आपको उस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए या फिर इलोंगेट करने के लिए। के को हम कहेंगे स्प्रिंग की स्टिफनेस है ये, ठीक है। जनरली हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट का टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन के का एक्चुअल जो नेम है वो हम क्या है, स्प्रिंग की स्टिफनेस है ये। दिस इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब आपने स्प्रिंग फोर्स तो समझ गए। देखिए स्प्रिंग फोर्स को समझने के लिए, स्प्रिंग फोर्स हम यहाँ पे केवल स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो वर्क एनर्जी जो चैप्टर है हमारा, वर्क पावर एनर्जी, वहाँ पे हम ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे या समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क एनर्जी की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्प्रिंग को समझने के लिए, आपको स्प्रिंग को बेटर समझने के लिए हुक्स लॉ की ज़रूरत पड़ती है। हुक्स लॉ हमारा क्या कहता है कि हमारा ये क्या है, लीनियर वेरिएशन ऑफ फोर्सेज है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जब आप किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हो तो वहाँ पे लीनियर वेरिएशन हो रहे हैं। लीनियर वेरिएशन कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम फोर्स लगा रहे हो स्प्रिंग पे, तुम देखते हो कि ये अगर किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगाए, हमने स्प्रिंग लिया, ठीक है, और हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया एफ ऑफ मैग्नीट्यूड, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हो, वो अगर फर्स्ट टाइम कुछ फोर्स लगाए तो इसका पोजीशन ये हमारा फोर्स है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये पोजीशन आ रहा है। सेकेंड बार जब लगा रहे हो तो आपका जो पोजीशन है वो कुछ ये, और फोर्स का डायरेक्शन ये आ रहा है, ठीक है। अब ये नेगेटिव नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, नीचे की तरफ हमने क्यों ड्रॉ किया, मैंने पहले भी कहा कि डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है तो आप कहते हो Fx इक्वल्स टू के इंटू एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि हमारा ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। यहाँ से इसे कट करते हुए स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि जो हमारा इक्वेशन होगा कुछ, अगर इसको मैथमेटिक टर्म में लिखो तो हमारा कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, ठीक है। उसी को हम स्प्रिंग फोर्स के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स, ये इसका स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और माइनस साइन लगा दिया, इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसे हम हुक्स लॉ को बाद में भी समझेंगे, जो हमारा, आप नोट कर लो, हुक्स लॉ को आप बेटर तरीके से समझोगे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं, अभी एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। देखो, तुमने स्प्रिंग को कनेक्ट कर रखा है यहाँ से एक मास इसमें कनेक्ट कर दिया किसी ब्लॉक को, ठीक है। ब्लॉक को कनेक्ट करने के बाद स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल पोजीशन से, मान लो कि x डिस्प्लेस हो रही है, अपने नेचुरल पोजीशन से x इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसका, स्प्रिंग का। तो अगर हम पॉइंट A की बात करें, पॉइंट B की बात करें, पॉइंट C की बात करें,
ठीक है। तो पॉइंट ए, बी और सी तीनों अलग अलग पोजीशन पे है। तो आप ये सोचोगे कि ए पॉइंट पे कुछ और फोर्स होगा, बी पे कुछ और, सी पे कुछ और, ये दिमाग में बात आ सकती है ना। आप कर सकते हैं स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है हमारा ए पे, बी पे, सी पे, वो डिफरेंट हो सकता है क्या, या फिर सेम है? तो इसका आंसर है कि सेम है। अगर स्प्रिंग में कोई भी फोर्स लगा रहे हो और उसमें इलोंगेशन, कोई भी इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे तो हमने एक्स इलोंगेशन लिया है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी है आपका न्यूमेरिकल में, तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स एट पॉइंट बी इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स एट पॉइंट सी। ठीक है, ये तो आपने कहा कि चलो सर यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो अब दोनों तरफ से फोर्स लगा के देखते हैं। अब दोनों तरफ से फोर्स लगा के देखते हैं। हमारे पास जो स्प्रिंग है वो ये है, ठीक है। एक फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है F1, दूसरा फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है F2, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन मान लो ये है, ये है। इस फोर्स के कारण इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, इसके कारण मान लो कि x2 है। जब फोर्स लगाया तो ऐसा हम इनिशियली सोच के चलते हैं कि इस फोर्स के कारण x1 है, इस फोर्स के कारण x2 है, और यहाँ पे स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, उसकी वैल्यू कितनी है, k है। क्लियर है यहाँ तक? इसकी वैल्यू जो है वो k है। तुमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना हो तो स्प्रिंग फोर्स का जो कैलकुलेशन है उसमें ये क्या आता है कि टोटल इलोंगेशन या टोटल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, टोटल इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, या फिर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते, फोर्स का डायरेक्शन अगर ये होता इसी स्प्रिंग पे, तो ये कंप्रेस होता हमारा स्प्रिंग, ठीक है। तो अगर ये केस होता तो हमारा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो है वो माइनस के x1 प्लस x2। अगर ये केस है कि दोनों एंड से आपने स्प्रिंग के दोनों एंड से फोर्स लगा रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, k इंटू x1 प्लस x2, k इंटू x1 प्लस x2। अब यहाँ क्या है कि हर एक पॉइंट, इसकी जो भी पॉइंट आप ले लो, A, B, C, D, लाइक दिस, ठीक है ना। तो स्प्रिंग के हमेशा ये बात आपको याद रखना है कि स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पे उसका जो फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स, वो हमेशा कांस्टेंट होगा या फिर सेम होगा। बस आप इतना याद रखो, हमेशा ये होगा मैग्नीट्यूड इसका। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने फोर्स लगा दिया तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू k इंटू x1 और इस यहाँ पे k इंटू x2, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट हो या फिर ये पॉइंट हो स्प्रिंग का, इन पॉइंट्स पे जो हमारा स्प्रिंग फोर्स लगेगा उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होगी, k इंटू x1 प्लस x2। बात आई समझ में? स्प्रिंग के बारे में आप समझ गए बेसिक चीजें। स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ एस इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एफ एस इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। यहाँ पे के हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। एक्स हमारा क्या है, जो स्प्रिंग में चेंजेज हो रहे हैं, आइदर कंप्रेशन और इलोंगेशन, चाहे वो खींच रहा है या फिर उसे दबा रहे हो, दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा, माइनस साइन आपको ये बता रहा है, माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है और जो हमारी जो स्प्रिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग की, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, स्प्रिंग समझ गया, स्प्रिंग फोर्स समझ गया। अब देखो, जब स्प्रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं ना तो थोड़ी सी टेंशन होती है हमें कि ये न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल हम करेंगे कैसे। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने सिंपल स्ट्रिंग की क्वेश्चन कर रखा है, सिंपल स्ट्रिंग के क्वेश्चन कर रखा है जिसमें आपने टेंशन कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, जिसमें टेंशन कैलकुलेट कर रखा है, टेंशन कैलकुलेट करते थे ना। अब देखिए उसे हम स्प्रिंग से कैसे रिलेट करेंगे। तुमने कहा कि चलो फर्स्ट हम इस तरह का एग्जांपल ले लेते हैं। तुमने कहा सर ये एक क्वेश्चन ये है हमारा, एक मास यहाँ से कनेक्टेड है m, तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग कांस्टेंट इसकी k है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसकी k है। तुमसे पूछा जा रहा है कि इसकी इलोंगेशन बताओ कि ये नेचुरल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है। डेल्टा x बताइए आप। क्या करेंगे इस केस में, क्या करेंगे इस केस में? कुछ नहीं करेंगे। जैसे हमने स्ट्रिंग के क्वेश्चन करे थे ना, जैसे हमने स्ट्रिंग के क्वेश्चन करे थे ना, सेम वैसे ही
कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आगे आने वाले न्यूमेरिकल में भी कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे कितना mg, ठीक है। स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, ये धीरे धीरे इस वाले पोजीशन पे आ गया और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में यानी कि नीचे जितना फोर्स लग रहा है वही फोर्स ऊपर लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स और इस डायरेक्शन में फोर्स अगर इक्वल है तभी तो जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन में हुआ। इस डायरेक्शन में फोर्स और ये एक फोर्स, अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्रिंग को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर लेंगे, स्प्रिंग को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर लेंगे। तो क्या होगा, मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग कंसिडर कर ली, तो यहाँ पे कहा, तुमने कहा कि टी, ये टेंशन टी है, ये स्ट्रिंग जो है मान लो ये टेंशन टी है और यही टेंशन जो है पूरे थ्रू आउट द स्प्रिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहोगे कि टी इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, टी इक्वल्स टू एम जी। अब ये जो टी है वो थ्रू आउट द स्प्रिंग है टेंशन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि टी इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एक्स, ये है हमारा स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स। क्या है, टेंशन जो है वही फोर्स तो स्प्रिंग पे लग रहा है, ये जो टेंशन है वही फोर्स थ्रू आउट स्प्रिंग लग रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने कहा के इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एम जी, तो अगर डेल्टा एक्स इलोंगेशन कंसिडर कैलकुलेट करना हो तो आप सीधे ये कह सकते हो, ठीक है। कुछ नया नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग से घबराने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करके सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने। देखो अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब एक पुली का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक पुली का एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया कि स्प्रिंग को एक पुली से कनेक्ट कर दिया। हमने कहा देखिए एक लिया, ये दिस इज पुली, एक मास इस तरफ और एक यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया, एक मास ये, ठीक है। इस M1 M2, ये M1 और M2, ठीक है। तुमने कहा कि M1 की वैल्यू जो है मान लो 10 kg है और M2 की वैल्यू जो है वो 5 kg है, हमने ये ले लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे K है, अब तुम्हें कैलकुलेट करना है K की वैल्यू भी कुछ दिया हुआ होगा, K की वैल्यू भी कुछ गिवन होगा। मान लो K की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे सवाल आता है K की यूनिट क्या है, आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू माइनस K इंटू एक्स, तो K की वैल्यू न्यूटन मीटर। अगर यूनिट की बात करें, K की यूनिट की बात करें, K की यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। तो K की वैल्यू अगर मान लो दे रखा है 50 न्यूटन मीटर, ठीक है, पर मीटर, ये दे रखा है। तुमने कहा सब गिवन है और कैलकुलेट हमें करना है बॉडी स्प्रिंग की इलोंगेशन, कितना इलोंगेट हो रहा है। तुमने कहा ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। हम ये मान लेते हैं कि ये जो मास है वो इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। हमने कहा ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वेट ड्यू टू ग्रेविटी m1g, ठीक है, यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ m2g। अब ये इससे कनेक्ट है तो यानी कि टेंशन ऊपर, यहाँ पे टेंशन नीचे, ठीक है, यहाँ पे टेंशन ऊपर, यहाँ पे टेंशन नीचे, ठीक है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को एज इट इज हम रहने देते हैं, लेकिन स्प्रिंग को हमने रिप्लेस किया टेंशन से। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। अब सिंपल ये स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया। अब देखो यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा है तो हम कहेंगे कि m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a, है ना। ये जब नीचे इस फोर्स के कारण आ रहा है, रो कौन रहा है इसे, टेंशन, और एक्सेलरेशन क्या है इसकी, ए। तुमने कहा ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा, ऊपर किस कारण से जा रहा है, टेंशन के कारण से, तो टी माइनस रो कौन रहा है, m2g, ये जो वेट ड्यू टू ग्रेविटी है इसे ऊपर जाने नहीं देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया और हमारा हो गया m2a, ठीक है, सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या हो गया हमारा हो गया m1g माइनस m2g इक्वल्स टू a कॉमन लिया तो m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ऐड किया तो माइनस प्लस कैंसिल, ये m1g माइनस m2g इक्वल्स टू एक कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2,
है ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज द एक्सेलरेशन। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो अगर m की वैल्यू पुट करते हो तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे यहीं पे करते हैं पुट, 10 माइनस 5 ऊपर 5, नीचे 10 प्लस 5 15 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 है ना, तो ये 3, तो एक्सेलरेशन जो हमारा हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब किसी एक इक्वेशन में आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में, मोशन वाले इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए हम करते हैं। हमने कहा हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस वाली इक्वेशन को लिया, टी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, m2a प्लस m2g, है ना। तो m2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे a प्लस जी। a की वैल्यू कितनी है हमारी 10/3 और m2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10/3 प्लस 10, है ना। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट करके आएगा, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 30 क्या होगा हमारा, इसको बड़ा लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए की वैल्यू, हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द टेंशन। ये टेंशन आ गया, टेंशन तुमने कैलकुलेट कर दिया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाते हैं कैलकुलेशन करने में। अब देखो कैलकुलेशन हमें कोशिश करना लास्ट में करें, सारे कैंसिल होने के बाद। अब कितना यहाँ पे आप इससे कैलकुलेट करोगे, कुछ टर्न पॉइंट में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, सारा कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्रिंग पे आते हैं। स्प्रिंग पे तो टेंशन टी ही है, यहाँ पे टेंशन टी है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि आप स्प्रिंग को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर लो, स्प्रिंग को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा वो किसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, टी। तो टी इक्वल्स टू आप कह सकते हो के इंटू इसका इलोंगेशन, स्प्रिंग फोर्स टेंशन, और इसकी वैल्यू ये के इंटू डेल्टा एक्स। अब टी की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है तुमने, तो 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू के की वैल्यू 50 इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ 5 0 से 0 मर गया, 5 से 5 मर गया, तो हमारा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आ गया 4/3। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा हमारा 1 पॉइंट, यहाँ पे बच गया, यहाँ 133 मीटर। हो गया ना सॉल्व, है ना जी। कुछ नहीं, बस कैलकुलेट करके टी से उसे इक्वेट कर दो। किसे इक्वेट कर दो, स्प्रिंग फोर्स को, आपको एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, पुली का ही लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने कहा कि ये इंक थोड़ा मार्कर चेंज कर ले। हमने कहा ये स्प्रिंग है, यहां पुली है, ठीक है। ये पुली से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। इसे मान लो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तुमने कहा यहाँ मास m है, ये हमारा, इसकी वैल्यू k है। अब पूछा जा रहा है इस वाले केस में, बताइए इस वाले केस में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि स्प्रिंग हमारा कितना इलोंगेट हो रहा है, x की वैल्यू बताइए। क्या करेंगे, ये फिगर देखिए कुछ तो याद आया होगा, पहले हमने इस तरह के प्रॉब्लम करे हैं ना। हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पे टेंशन T, ठीक है। तो ये T और T ये कितना हो गया 2T, यहाँ पे 2T नीचे की तरफ,
ठीक है, तो 2t और 2t ये 4t, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा टेंशन 4t, ठीक है। यानी कि अगर ये हमें कैलकुलेट करना है, हमें अगर इस तरीके के प्रॉब्लम को कैलकुलेट करना है, तो आप कह सकते हो 4t इक्वल्स टू हमारा स्प्रिंग फोर्स यानी k इंटू डेल्टा एक्स। आप कह सकते हो 4t इक्वल्स टू k इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स अगर कैलकुलेट करनी है आपको, तो ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन, ये हो जाएगा कैलकुलेशन। अब कहते हैं चलो ठीक है, इस वाले केस में ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, इस वाले से कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो किसके बराबर हो गया, टेंशन के बराबर। ऊपर टेंशन T है, नीचे mg है, तो T इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया mg। समझ गए। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस वाले ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये mg इसके T के बराबर हो गए, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू एम जी डिवाइड बाई के, हो गया कैलकुलेट। कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगानी है आपको। स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और स्प्रिंग की प्रॉब्लम करते जाएंगे, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और स्प्रिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अब अगर हमने कहा कि ठीक है स्प्रिंग जो है अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। पुली की बात हो गई, सिंपल बात हो गई। अब अगर ये कंडीशन है इंक्लाइन प्लेन पे, तुमने कहा ये मास, ये स्प्रिंग कनेक्ट कर दो, यहाँ पे एक पुली लगा दिया हमने जिससे एक मास कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिससे हमने एक मास कनेक्ट कर दिया। तुमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमने कुछ भी ले लिया, हमने कहा ये 3m और इसकी वैल्यू मान लो m है, 5m लेते हैं, 5m मास 5m इंटू ये m है। अब इसे k की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है एलोंगेशन x, ये कितना स्ट्रेच हो रहा है, ये कितना इलोंगेट हो रहा है अपने नेचुरल पोजीशन से, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये मूविंग कंडीशन में यहाँ पुली कनेक्ट है, यहाँ ये नीचे a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, ये वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ 5mg, नीचे की तरफ इसे कौन रोकेगा, टेंशन रोकेगा, ठीक है, टेंशन रोकेगा। तुमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे टेंशन, ठीक है, यहाँ पे टेंशन T। तुमने कहा ठीक है, अब क्या करें, क्या करें, सिंपल इक्वेशन लिख लें, और क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन लिखते हैं। सिंपल इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, जब ये नीचे आ रहा तो 5mg माइनस टी ऊपर की तरफ इक्वल्स टू 5m इंटू ए। इस वाले केस में क्या होगा, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा। अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ mg, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, mg साइन थीटा, थीटा दे रखा है ना, थीटा, इसके परपेंडिकुलर mg कॉस थीटा। ये तो आपको अब तक याद हो चुका होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो इस डायरेक्शन में कॉस साइन और इधर कॉस, है ना। चलिए ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, है ना, तो टेंशन के कारण हो रहा है T माइनस, इसे ऊपर जाने कौन नहीं दे रहा, ये रोकने की कोशिश कर रहा, mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma, है ना। यहाँ इसे ऐड कर दो, जब ऐड किया तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा 5mg माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू 5 और 1 6 6ma, ठीक है। यहाँ से m कैंसिल कर दो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा 5g माइनस g साइन थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं, है ना, और m की वैल्यू की जरूरत तो है नहीं लेकिन फिर भी ले लेते हैं, m की वैल्यू मान लो 5 kg हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो 5 इंटू 10 माइनस 10 इंटू हाफ साइन 30 इक्वल्स टू हाफ, ये कैंसिल 5, ये 50 माइनस 5 45,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट कर लेना और उस टेंशन को इक्वेट कर देना है किससे, kx से। और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है ना। यहाँ से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक्सेलरेशन तुमने कैलकुलेट कर लिया, इस एक्सेलरेशन से टेंशन कैलकुलेट कर लो। चलिए करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हमने लिया t माइनस m की वैल्यू 5 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री हाफ इक्वल्स टू 5 इंटू ए की वैल्यू 45। ठीक है, ये 5 टाइम्स में तो 5 इक्वल्स टू ये हमारा 5 और ये 22 मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 इंटू 5 इस तरफ जाएगा तो 25, t इक्वल्स टू 250, t इक्वल्स टू 250 न्यूटन। ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखो इलॉन्गेशन की बात कर लेते हैं कि बॉडी कितने इलॉन्गेट हो रहा है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमने कहा t इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एक्स। हम यहाँ पे माइनस साइन को छोड़ रहे हैं। माइनस साइन क्या बताता था, माइनस साइन ये बताता था डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए माइनस साइन को हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आपने कहा 250। अब अगर स्प्रिंग फोर्स जो है हमारा, स्प्रिंग फोर्स जो है वो के की वैल्यू अगर दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू डेल्टा एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाई 100, क्या हो गया 2.5 मीटर। क्लियर है, मतलब ये 2.5 मीटर इलॉन्गेट हो रहा है, खींच रहा है। हो गया ना सॉल्व। क्या करना था, कुछ नहीं करना था। चलिए ठीक है, अब देखो, अब हम धीरे धीरे स्प्रिंग के और कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे तो स्प्रिंग सिंपल कनेक्टेड था, है ना। यहाँ पे तो स्प्रिंग सिंपल कनेक्टेड था। जैसे कि आपने एग्जाम्पल नंबर 4 1 2 मान लीजिए 5 ले लेते, ठीक है। तुमने कहा ये हमारे पास है स्प्रिंग, ये पुली, ये मास और ये मास। ठीक है, इस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे टेंशन टी है, ये टेंशन टी ऊपर 2t, तो हम कहेंगे 2t इक्वल्स टू के इंटू एक्स, है ना। यही तो करेंगे, टी कैलकुलेट कर लेंगे और उसे स्प्रिंग फोर्स से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से आप इलॉन्गेशन कैलकुलेट कर सकते हो कि स्प्रिंग हमारा इलॉन्गेट हुआ 2t बाई के। ये केस तो सिंपल है ना। इसे न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बात ये आती है कि यहाँ पे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हो कि हमने एक से ज़्यादा स्प्रिंग ले रखा है और उसकी कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग में क्या होगा, चाहे तो हम एक स्प्रिंग को दूसरे स्प्रिंग से सीरीज में कनेक्ट करेंगे या उसके पैरेलल कनेक्ट करेंगे। अब सीरीज और पैरेलल की बात कर लेते हैं। स्प्रिंग की सीरीज और पैरेलल की बात कर लेते हैं। कुछ नहीं है यार, सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं। तो आपको याद रखना है बस इतना, स्प्रिंग के प्रॉब्लम को आप स्ट्रिंग समझ के कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो भी टेंशन है उसे इक्वेट कर दीजिए स्प्रिंग फोर्स से और वहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे वो के की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो आपको या फिर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो गया ना सिंपल। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमने लिया सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि दो स्प्रिंग को आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो क्या होगा। ठीक है, तुमने कहा एक स्प्रिंग हमारा ये है, दूसरा स्प्रिंग ये है, हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। इसे हमने कहा K1, ये हमने कहा K2।
K2 थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, K2 K1 स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। यहाँ पे हमने दो स्प्रिंग को लिया और उसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स लगाया F मैग्नीट्यूड का। आपने जैसे ही फोर्स लगाया F मैग्नीट्यूड का, क्या होगा, स्प्रिंग इलोंगेट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तुमने कहा कि स्प्रिंग जो है हमारा वो इलोंगेट हो रहा है। आपने कहा ठीक है भाई, इलोंगेट हो रहा है तो क्या होगा, अगर इसकी हम बात समझें, इस वाले के कारण, मान लो कि फर्स्ट वाले इसके कारण K1 के कारण इलोंगेशन जो है हमारा स्प्रिंग का वो X1 है, और K2 के कारण जो इलोंगेशन है हमारा वो ये है। दो अलग अलग स्प्रिंग है, दोनों को कनेक्ट कर रखा है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी अलग अलग है। ठीक है ना, तो दोनों का इलोंगेशन भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब तुमने इसे खींच के यहाँ तक लेकर गए, इसके नेचुरल पोजीशन से यहाँ तक पहुँचा दिए, और ये जो हमारा ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ x डिस्प्लेस हो गया। अब जो ये हमारा x होगा, ये हमारा x का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। यही तो होगा, कुछ अलग तो होगा नहीं, यही होगा। जितना ये डिस्प्लेस हुआ, जितना ये डिस्प्लेस हुआ, जितना ये इलोंगेट हुआ, उतना ये जितना ये इलोंगेट हुआ, उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। हमने वही फॉर्मूला लिख दिया कि x इक्वल्स टू ये प्लस ये। ठीक है, तुमने कहा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मान लेते हैं इस वाले पूरे सिस्टम के लिए जो हमारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग है वो KE है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमारे वो KE है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे F फोर्स जब आपने अप्लाई किया तो F स्प्रिंग क्या हो जाएगा हमारा, KE इंटू एक्स टोटल। यही हुआ ना, यही तो हुआ ना। अब कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि हमने कहा ये इलोंगेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। अब जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इस वाले स्प्रिंग में वो थ्रू आउट तो सेम है। आप यहाँ पर भी जो फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स तो सेम है। वो फोर्स तो सेम ही है ना, इसी फोर्स के कारण इसका इलोंगेशन हो रहा है। तुमने कहा सर ठीक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ कि हो क्या रहा है। कुछ नहीं समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए फोर्स लगाया, इसका इलोंगेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने कहा दिस वैल्यू, और ये हमारा F है इक्विवेलेंट स्प्रिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कहोगे F बाई दिस। सिंपल है ना, सिंपल है ना, कोई ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, आप फिर से एक बार इसको समझिए। हमने एक स्प्रिंग लिया, हमने एक इस तरह का अरेंजमेंट लिया जिसमें दो स्प्रिंग लिए, उस एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है। ठीक है, स्प्रिंग पे कोई फोर्स लगाया, स्प्रिंग पे कोई फोर्स F लगाया, और उस फोर्स F के कारण इसमें इलोंगेशन हो रहा है। पहले वाले में X1 इलोंगेशन हुआ, दूसरे वाले में X2 इलोंगेशन हुआ। अब टोटल जो इलोंगेशन होगा पूरे सिस्टम का वो अगर x है तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखिए हमने कहा इसे हटा के हमने कहा कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हमने ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड KE हमने कहा। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट KE हमने कहा उसका इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड है। फोर्स कितना लग रहा था, FE हमने लगा दिया। x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x यहाँ पे क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट। यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए F फोर्स इंटू K इंटू X1, F फोर्स K इंटू X2। इसके लिए तो यहाँ पे X1 X2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, F डिवाइडेड बाई K1 F डिवाइडेड बाई K2। F कैंसिल कर दो, कटा, तो 1 बाई KE इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग अगर हमारा सीरीज में कनेक्टेड हो, स्प्रिंग अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग के लिए। ठीक है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेसिप्रोकल में इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर दो से ज़्यादा स्प्रिंग कनेक्ट कर रखा है, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से जा रही है। हमने कहा K1, K2, K3, है ना। अगर इस वाले केस में आपसे कहा जाए स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, अब क्या कहोगे, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 1/K3। अगर ये आगे जाके n टर्म्स हैं इनके तो प्लस डॉट 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 1/kn हो गया ना। इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर लो, कैलकुलेट कर लोगे। अब बात आती है पैरेलल की। देखिए पैरेलल में कैसे कनेक्ट कैलकुलेट करेंगे। जब पैरेलल कनेक्शन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी इजी है, वो भी इजी है। हमने कहा कि एक स्प्रिंग ये है, दूसरा स्प्रिंग ये है, किसी मास से कनेक्टेड है। हमने कहा ठीक है, इसके लिए K1, इसके लिए K2। हमने कहा ठीक है, इस पे कोई फोर्स लगा रहा हमारा F, है ना। अब देखो ये फोर्स लगने के बाद ये मान लो इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे आता है हमारा, तो यानी कि ये पोजीशन इसका चेंज कितना हुआ, x, पोजीशन x चेंज हुआ। इसके पोजीशन इनिशियल से यहाँ तक x डिस्प्लेस हुआ है ये, तो वही डिस्प्लेसमेंट इस वाले स्प्रिंग में भी होगा, वही इस वाले में भी होगा। बात आप समझ रहे हो ना, वही इस वाले में भी होगा, इस वाले में भी होगा। तो इस केस में फोर्स जो है, देखिए जो फोर्स F है उसका कुछ भाग इसके लिए काम करेगा एलोंगेट करने के लिए, कुछ इसके लिए करेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है F1 और यहाँ पे F2, ठीक है। तो F इक्वल्स टू हमारा हो गया F1 प्लस F2। बात आई समझ में। आपने पूरे सिस्टम पे फोर्स लगा दिया F, है ना। स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है कितनी, x, वही एलोंगेशन x K1 में भी हो रहा, वही एलोंगेशन K2 में भी हो रहा। तो इसका मतलब फोर्स हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों वाले स्प्रिंग में। ये फोर्स जो है, जो फोर्स आप इस पर अप्लाई कर रहे हो वो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसमें मान लेते हैं F1 हुआ है, इसमें F2 हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट इंटू x। पूरे सिस्टम के लिए अगर आपने कहा कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। आपने कहा स्प्रिंग कांस्टेंट है इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट के लिए हमने कहा K इंटू एक्स, एक्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इंटू K1x प्लस K2x। अब यहाँ x x x कैंसिल, तो K इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा पैरेलल में x, K1 प्लस K2। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग अगर पैरेलल कनेक्टेड है, एक दूसरे से अगर पैरेलल कनेक्टेड स्प्रिंग है, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, K इक्विवेलेंट क्या होगा, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस अप टू Kn तक, है ना, अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं कुछ, है ना। यहाँ पे लिख लो, अगर सीरीज वाला केस है तो क्या होगा, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 प्लस K2 डॉट डॉट डॉट। और अगर पैरेलल वाला केस है, पैरेलल केस है तो K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ऐड करते जाओगे। तुमने कहा ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने सीरीज कर लिया, हमने कहा एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ये 2m, ये m, ठीक है। अब ये मान लो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये ऊपर जा रहा होगा, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, ये जब ये नीचे आ रहा तो यहाँ पर टेंशन होगा T नीचे की तरफ, है ना। अब यहाँ पे देखो 2T, T और T 2T, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हम पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे इन दोनों स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा हमारा, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट ये होगा। तो K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा K1 K2 डिवाइडेड बाई
K1 प्लस K2, यही होगा ना। जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/KE इसे K2 प्लस K1 डिवाइड बाई K1 K2, ठीक है। तो KE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर, तो K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। तुमने यही कहा, यही कैलकुलेट किया। अब ये होने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। ये स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ, टोटल इलोंगेशन कितना है, तो आप कहोगे K इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2T। क्यों, क्योंकि यहाँ 2T है। आप यहाँ से बता सकते हो स्प्रिंग हमारा कितना इलोंगेट हुआ, 2T डिवाइड बाई K इक्विवेलेंट। हो गया ना, सिंपल हो गया ना कैलकुलेट, कुछ नहीं करना है। अब अगर पैरेलल कनेक्शन है तो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन है तो सेम कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। पैरेलल कनेक्शन है तो सेम कर लेंगे, के इक्विवेलेंट की वैल्यू केवल चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, हमने कहा ये स्प्रिंग, ठीक है, इस तरह से पुली कनेक्ट किया, 2m मास, ये मान लो इधर ए एक्सेलरेशन से आ रहा, ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा, इसकी वैल्यू K1 है, इसकी वैल्यू K2 है, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2T, इस वाले केस में 2T। इनका टोटल इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, KE इक्वल्स टू K1 प्लस K2। क्योंकि अगर पैरेलल कंडीशन है तो स्प्रिंग कांस्टेंट सिंपली हम ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपली हम ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने प्रूव भी किया है, कैलकुलेट किया है हमने इसे, कि अगर पैरेलल है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तुमने कहा ठीक है सर। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो कि ये स्प्रिंग x इलोंगेट हो रहा है, तो आप इसे KE इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ये 2T। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 2T डिवाइड बाई KE। अब KE की वैल्यू कितनी है, 2T डिवाइड बाई K1 प्लस K2। हो गया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल इस तरीके से हमें कैलकुलेट कर लेना है कि भाई अगर ये कंडीशन है, सीरीज का कंडीशन है तो क्या होगा, पैरेलल कंडीशन है तो क्या होगा, है ना, पैरेलल कंडीशन है तो क्या होगा। अब इसके बाद स्प्रिंग के कट का कॉन्सेप्ट रहता है,